नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सी क्लास में। कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं हमारा ये उदय बैच, और इस उदय बैच से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा हमारा अध्याय है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक नया अध्याय, एक नए दिन हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करने को तैयार हैं। जैसा आप लोग पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, हम सब्जेक्ट जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है हमारा सामाजिक अध्ययन, जिसे हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है जलवायु। इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि जलवायु दोस्तों आपका ये जो चैप्टर है ये आपको भूगोल, जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी पुकारते हैं, वहां पर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक और काफी महत्वपूर्ण हमारा ये अध्याय है। इसके अंतर्गत बेसिकली हमें सीखने को मिलेगा कि हमारे ये जो मौसम होते हैं, हमारी ये आप देखते हैं कि सर्दी गर्मी बारिश का ये जो आप देखते हैं कि अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, आखिर इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं, इनके बनने के क्या क्या कारण होते हैं, और इनके बनने में किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि भागीदारी या फिर योगदान रहता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जलवायु, और इस चैप्टर का आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी के साथ लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मौसम परिवर्तित हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिर ये मौसम शब्द जो है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है उसको समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग भारत की जलवायु के बारे में समझेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। और भारत की जलवायु की जब बात की जाती है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें एक महत्वपूर्ण भाग दिखता है हमें तापमान का, है ना। तो जिस जगह पर सबसे पहले तो ये भी समझ लेंगे कि तापमान आखिर होता क्या है, और उसी के साथ साथ बारिश की वजह से हम देखते हैं कि भारत की जलवायु किस तरीके से प्रभावित होती है वो समझेंगे। डिस्कशन करेंगे उच्च दाब का। देखिए, मुख्य तौर पर हमारे जितने भी ये मौसम होते हैं, ये हवा के बहने की वजह से ही आप देखते हैं कि जैसे जैसे हवा बहती है उसी वजह से हमें सर्दी गर्मी और बारिश का क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि एहसास होता है। तो ये जो हवा का बहाव होता है ये किस तरीके से होता है, और इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। समझेंगे कि ये दोनों होते क्या है, और किसी भी क्षेत्र के अंदर जलवायु आखिर किन चीजों पर आधारित होता है वो हम लोग समझेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको एक एक कर हम लोग समझते चलेंगे, और हर एक चीज को बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी के सामने रखेंगे। सो लेट्स फोकस, है ना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु आप सभी के सामने यहां पर रखा गया है, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग चीजों को यहां पर आप देख पा रहे हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम और जलवायु में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मौसम और ये जो जलवायु, जो दो शब्द हैं, इनमें आखिर अंतर क्या है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। और जब आपके पेपर में प्रश्न आए ना, तो कुछ इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए, जो मौसम होता है ना दोस्तों, ये एक छोटे समय की वायुमंडलीय दशा होती है। मौसम जो होता है दोस्तों, वो एक छोटे समय की वायुमंडलीय दशा होती है। ठीक, छोटे समय के लिए आता हुआ दिखता है। बाद अगर जलवायु की बात की जाए दोस्तों, जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय तक आप लोग देखते हैं कि एक वायुमंडलीय दशा होती है। ठीक है, जलवायु जो है एक लंबे समय तक चलती रहती है। वहीं अगर बात की जाए मौसम की, तो वो आपको दिखता है कि दोस्तों एक छोटे समय के लिए हमें आता हुआ दिखता है। अच्छा, मौसम आप देखते हैं कि दिन में बहुत बार बदल सकता है। मौसम जो होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि दिन के अंदर बहुत बार बदल जाता है। लेकिन जो जलवायु होती है ना, वो आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं बदलती। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में है और आप देखते हैं कि आप उत्तर भारत में हैं, जनवरी का महीना है। अब जनवरी के महीने में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो उत्तर भारत है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, कैसा आपको क्या लगेगा दोस्तों, वातावरण लगेगा, जलवायु कैसी होगी, क्या ठंड मिलेगी या गर्मी मिलेगी? आप कहेंगे कि सर ठंड होगी। होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, है ना। हम सभी को पता है कि जनवरी दिसंबर के आसपास हमारा जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पर हमें ठंड देखने को मिलेगी। तो ठंडी जलवायु हमें देखने को मिलेगी। और ये जो जलवायु है दोस्तों, आप देखते हैं कि सिर्फ 1 महीने नहीं होती, 2 महीने नहीं होती, 3 महीने नहीं होती, बड़े लंबे पीरियड तक हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मई का महीना है, तो उत्तर भारत में, है ना, मई का मान लीजिए कि आप महीना है, मैं अगर आपसे कहूं कि मई का महीना है, और मई के महीने में अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर यूपी में हैं, तो कैसा लगेगा आपको, वहां की जलवायु कैसी है? सर आप कहेंगे कि सर गर्मी होगी।
है ना, गर्मी हो रही होगी। जी हाँ। और क्या ये एक महीने रहेगी? नहीं, आप देखते हैं कि मई में भी होगी, जून में भी होगी, जुलाई में भी होगी, अगस्त के महीने में भी हमें गर्मी दिखेगी, सितंबर के महीने में भी गर्मी दिखेगी। जलवायु एक लंबे समय तक हमें दिखती है, जैसे सर्दी बड़े लंबे समय तक दिख रही है, गर्मी बहुत लंबे समय तक दिख रही है ना। ऐसी बारिश 1 महीने 2 महीने आपको लंबे समय तक आती हुई दिखती है। तो जलवायु जो होती है एक लंबी वायुमंडलीय दशा होती है। वहीं जब मौसम की बात की जाती है तो दोस्तों वो एक दिन में बहुत बार बदल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि मई का महीना है और मई के महीने में आप यूपी में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, और दिन में तो आप देखते हैं कि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है भैया, है ना, तो मौसम बहुत गर्म है। लेकिन रात में अगर हवा चलने लगे तो उसी गर्मी वाले महीने में आप देखते हैं कि अगर हवा अच्छी चलने लगेगी तो आप देखते हैं कि मौसम बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक दिन में हम देखते हैं कि दिन में आप देखते हैं कि मौसम बहुत बार बदल जाता है। ये एक छोटे समय की आप देखते हैं कि वायुमंडलीय दशा होती है। वहीं जलवायु लंबे समय तक हमें देखने को मिलती है। जैसे सर्दी के महीने में भी अगर आप लोग देखें कि वैसे तो ठंड रहती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी धूप निकल जाए तो आप देखते हैं कि जो मौसम होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है ना। तो छोटे समय के लिए जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग मौसम कहते हैं, और जो लंबे समय तक बना रहता है दोस्तों उसे जलवायु कहा जाता है ना। ऐसे ही हम देखते हैं कि दोस्तों जब हम लोग मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर मौसम की पढ़ाई की जाती है उसे मौसम विज्ञान कहा जाता है, और वहीं जब हम लोग जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों जलवायु विज्ञान कहा जाता है। तो कुछ ये डिफरेंस आपको देखने को आता है। जलवायु लंबे समय तक चलती है और बहुत लंबे समय तक नहीं बदलती है। वहीं मौसम आप देखते हैं कि दोस्तों एक छोटी समय की दशा है और आप देखते हैं कि ये बार बार बदल जाती है एक दिन के अंतर्गत। तो दोस्तों यहां पर तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा मौसम शब्द था और हमारा ये जो जलवायु शब्द था, इन दोनों के अर्थों को समझने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे भारत के अंदर भारत की जलवायु किस परिप्रेक्ष्य में होती है, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो हमारे भारत की जलवायु है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों, भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। सर ये मानसूनी जलवायु क्या होता है? सबसे पहले हम लोग दोस्तों मानसून या फिर ये जो मानसूनी जलवायु है ये समझते हैं। देखिए जो मानसून शब्द है ये कहां से आया दोस्तों? ये अरबी भाषा से लिया गया है, और अरबी भाषा में आप देखते हैं कि एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है मौसम। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से आप देखते हैं कि क्या बना है दोस्तों? मॉनसून शब्द बना है, ठीक है। और भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो कैसी है? वो एक मानसूनी जलवायु है। अर्थात हम देखते हैं कि मॉनसून का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हम लोग देखते हैं कि भारत में एक साल में हम देखते हैं कि जो हमारी हवा है ना दोस्तों वो क्या करती है? वो परिवर्तन करती है। हमने जैसे आपको बताया था कि हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि हवा बह रही है ना। आप देखते हैं कि हमारे भारत में आप देखते हैं कि हवाएं बह रही हैं, और इन्हीं हवाओं की वजह से हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हमें सर्दी का मौसम हमें सर्दी की ऋतु देखने को मिलती है, गर्मी की ऋतु देखने को मिलती है, बारिश हमें देखने को मिलती है। तो भारत का आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारी अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग जलवायु हमें देखने को मिलती है दोस्तों, वो किस वजह से होती है? वो हवा की वजह से या फिर मानसून की वजह से होता है। और मानसून शब्द अरबी भाषा से आया जिसका मतलब होता है मौसम। तो भारत में जितनी भी आप देखते हैं कि ऋतुएं हमें बनती हुई दिख रही हैं, इन ऋतुओं के बनने के जो कारण है दोस्तों वो क्या है वो आप सभी ने देख लिए। इन ऋतुओं के बनने के जो कारण है वो क्या है दोस्तों? वह हमारी हवाएं, है ना। अब इनको एक एक कर हम लोग समझते हैं। तो भारत का जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारी जलवायु है वो मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारी जाती है। बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखते हैं कि एक क्षेत्र से हवा बहती है और इसी वजह से आप देखते हैं कि इस वजह से भारत के अधिकतर भागों में आप देखते हैं कि हमारी कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश हमें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अब एक एक कर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर हम लोग इस बिंदु को देखेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत ये जो हमें अलग अलग ऋतुएं या फिर अलग अलग जलवायु देखने को मिल रही है इसके पीछे क्या कहानी है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हमें जलवायु विभिन्नता देखने को मिलती है। जी हाँ, हम अगर देखें दोस्तों कि हमारे देश के अंदर अगर हम बहुत से इलाकों को देखें जो वहां पर अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मी है, तो जैसे अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर हम लोग अपने राजस्थान को देखें, है ना, तो राजस्थान में अगर मैं आपसे गर्मी के मौसम की बात करूं, गर्मी के समय की बात करूं, तो वहां पर अधिकतर तापमान क्या हो जाता है दोस्तों? 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है ना। राजस्थान में हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र हैं जैसे जैसलमेर हुआ, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान ऊपर पहुंच जाता है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों किसकी, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आप लोग देखते हैं कि सर्दी है ना, जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि जब बर्फ पड़ती है तो बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि हमें ठंड देखने को मिल जाती है। -20 डिग्री तक आप देखते हैं कि यहां पर, है ना, तापमान हमें देखने को मिल जाता है। तो भारत के अंदर जो हमें जलवायु है ना वो एक जैसी देखने को नहीं मिलती। पूरे देश में हमें एक जैसी जलवायु देखने को नहीं मिलती। किसी जगह पर
ठंड बहुत ज्यादा है, किसी जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं का तापमान आप देखते हैं कि हमें समान या फिर संतुलित देखने को मिलता है। तो पूरे देश के अंतर्गत जलवायु समान नहीं है। जलवायु में अंतर होने की वजह है तापमान यानी कि टेम्परेचर। जहां ज्यादा तापमान है वहां गर्मी ज्यादा है, जहां तापमान कम होता चला जाता है, माइनस में होता चला जाता है, वहां हमें ठंड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि जो हमारी भारतीय जलवायु है ना, ये तापमान की वजह से तो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत की जलवायु के अलग होने की वजह क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर बारिश भी समान रूप से नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा जो पूरा का पूरा भारत देश है, क्या हमारे पूरे भारत देश में हमें बारिश एक जैसे होती हुई दिखती है? कि जितनी बारिश जम्मू कश्मीर में होती है उतनी ही केरला में हो रही है, जितनी गुजरात में होती है उतनी ही हम देखते हैं कि नागालैंड में हो रही है? क्या ऐसा होते हुए हमें दिखता है? नहीं। आप देखते हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इस बड़े आकार वाले देश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहां पर बारिश भी अलग अलग तरीके से होती है, और इसी वजह से बारिश की वजह से भी भारत की जलवायु में अंतर देखने को मिल जाता है ना। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत के अंतर्गत जो हमारे हिमालय के भाग हैं, वहां पर अगर हम लोग देखें, हमारे जो हिमालय के आसपास पहाड़ों के आसपास के क्षेत्र हैं, है ना, इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो बारिश होती है दोस्तों, वो बर्फ के रूप में, हिम के रूप में हमें होती हुई दिखती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो बर्फ के रूप में, कि भैया बर्फ ही टपक रही है। उसी के साथ हम देखते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कि और दूसरे क्षेत्रों में हम लोग देखें तो वहां पर आप देखते हैं कि यही बर्फ फिर आगे पिघलकर पानी का क्या करते हैं दोस्तों, पानी प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, है ना, और मेघालय में आप देखते हैं दोस्तों, हमारा ये जो मेघालय है ना, नाम से ही क्लियर है, मेघ यानी कि बादल। ठीक है, और ये जो मेघालय हमारा क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर आप लोग देखते हैं कि एक साल में लगभग 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। हमेशा बारिश को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, और 400 सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, है ना। यानी कि साल के 12 महीने आप देखते हैं, हफ्ते के 7 दिन, है ना, यहां पर बारिश होती ही रहती है। वहीं बात की जाए, देखो देश एक ही है, राजस्थान हमारे देश के अंतर्गत एक राज्य है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि दोस्तों बहुत से क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों एक साल में मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो देखिए, देश एक ही है, लेकिन बारिश के अलग अलग होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु होती है दोस्तों, वो भी आपको, देश की जलवायु आपको अलग आती हुई दिख रही है। तो तापमान जहां ज्यादा है वहां आप देखते हैं कि गर्मी ज्यादा है, तापमान जहां कम है वहां पर ठंड ज्यादा है। इसकी वजह से भारत की जलवायु अलग है, एक जैसी नहीं है पूरे देश में। जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर आप लोग देखते हैं कि जलवायु अलग तरीके से है, जहां कम बारिश होती है वहां पर हमें अलग तरीके से जलवायु देखने को मिलती है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर पूछा जाए दोस्तों कहां होती है, तो वो हमारे मेघालय राज्य में ही होती है, और मेघालय राज्य में आप देखते हैं कि चेरापूंजी और मौसिन राम कर इलाके हैं, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मौसम और जलवायु, है ना, आप देखते हैं दोस्तों ये जो हमारा तापमान और वर्षा है, ये मुख्य तौर पर क्या करता है, आप देखते हैं कि हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करता है। तो अब तक हमने मौसम क्या है उसको समझा, भारत की जो जलवायु है वो हवा या फिर आप देखते हैं कि मॉनसून के आधार पर टिकी होती है। कहीं पर अगर ज्यादा गर्मी है तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां की जलवायु अलग है, कहीं का तापमान अगर कम है तो वहां की जलवायु अलग है, और बारिश भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन पूरे भारत की अगर बात की जाए तो हमारी पूरे भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, या फिर आप देखते हैं कि ये हवा के आधार पर हमें सर्दी गर्मी बारिश देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के अंदर ये जो मौसम आते हैं ना, गर्मी का मौसम आया, गर्मी की ऋतु आई, बारिश का मौसम आया, है ना, ये जो आप देखते हैं कि अलग अलग हमारी ऋतुएं हमें आती हुई दिखती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक कर हम लोग इसको समझेंगे कि इन गर्मी के समय में, सर्दी के समय में किस तरीके से हमारी हवा प्रवाहित होती है, क्या पूरी की पूरी कहानी रहती है, उसको हम लोग एक एक कर समझते चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि भैया जी मई का महीना है, आप दोस्तों समझ लीजिए कि अभी ये हमारा मई का महीना चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गर्मी का हम देखते हैं कि दोस्तों हमारी ऋतु है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर गर्मी है ना, अगर हम लोग गर्मी के समय में हैं तो जो हमारी जमीन होगी क्या वो गर्म होगी कि नहीं होगी? अगर मैं आपसे पूछूं, जी हाँ भैया गर्मी है, सूरज चमक रहा है, और सूरज के चमकने की वजह से जो हमारी जमीन है दोस्तों आप देखते हैं कि वो कैसी है, आप सभी को पता है कि वो गर्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, गर्मी है ना, सूरज चमचमा रहा है, और सूरज के गर्मी की वजह से हमारी जो धरती है वो गर्म हो जाएगी। ठीक, वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे जलाशय हैं, आप देखते हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं, जल स्रोत का मतलब कि मान लीजिए कि कहीं पर नदी है, कहीं पर तालाब है ना, कहीं पर झरना है ना,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस क्षेत्र में जहां पर नदी है, तालाब है, क्या वहां पर ज्यादा गर्मी होगी या जहां पर जमीन है, जहां पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही होगी वहां पर गर्मी होगी? ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मई का मौसम है, मान लीजिए गर्मी है, और इस गर्मी में सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पर। धरती पर पड़ने की वजह से आप देखते हैं कि जो गर्मी है वो हमें दिखती है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें जल स्रोत दिखते हैं, जैसे नदी नाला हुआ, तो जो नदी नाले वाले क्षेत्रों में वहां ज्यादा गर्मी होगी, या फिर जो सीधा जमीन पर हमें हमारी सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां ज्यादा गर्मी होगी? आप सभी को बताया दोस्तों कि हवा जो है वो तो दोनों तरफ है ना। हमारी जो हवा है वो तो चारों तरफ हमें दिखेगी, जमीन के ऊपर भी हमें हवा दिखेगी, और जो पानी है दोस्तों, है ना, पानी के जो हमारे स्रोत हैं वहां पर भी हमें क्या दिखती है दोस्तों? हवा दिखती है। लेकिन होता क्या है कि जो अधिक गर्मी होगी, जो अधिक गर्म होगा क्षेत्र, वो कौन सा होगा? जमीन वाला होगा। पानी आपको दिखता है कि अपेक्षाकृत कम गर्म आपको होता हुआ दिखेगा। अब होता क्या है दोस्तों, जो जमीन है वो गर्म होने के कारण क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जमीन के ऊपर की जो हवा होगी, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर जो हमारी ये हवाएं होती हैं ये किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। और हमें पता है ना कि हमारे पूरे भारत की जो हवाएं हैं वो मानसूनी हवाएं हैं। हमारे पूरे भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो हमारी ये मानसूनी जलवायु आखिर चलती कैसे है? गर्मी का मौसम है, अगर हमारी जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होगी, और जमीन जो गर्म है, जमीन के ऊपर जो हवा होगी ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग एक अंतर आते हुए देखेंगे। क्या अंतर आते हुए देखेंगे, ये ध्यान से देखिए। हमने देखा मुख्य तौर पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आने देना, कि ये हमारा है दोस्तों गर्मी का मौसम, गर्मी की ऋतु। इस गर्मी की ऋतु में हम देखते हैं जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। अब जमीन के ऊपर जो हवा है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि जमीन के ऊपर की जो हवा है वो क्या कर जाएगी दोस्तों, गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। जमीन के ऊपर की जो हवा है ना वो धीरे धीरे आपको ऊपर उठते हुए दिखेगी। देखिए, जमीन के गर्म हो जाने की वजह से, ये हमारी धरती है, ये हमारी जमीन है, जमीन के गर्म हो जाने की वजह से आप देखते हैं कि जमीन के ऊपर जो हवा होगी ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। देखिए, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जी हाँ, जा रही है। और जब आप देखते हैं कि जमीन गर्म हो जाने की वजह से यहां की जो हवा थी वो ऊपर चली जाएगी, तो इस एरिया में आप देखते हैं कि यहां पर जो बनेगा दोस्तों उसे कहा जाता है निम्न दाब। जो भी जमीन का क्षेत्र, जो भी भूभाग ज्यादा गर्म होता है, उस ज्यादा भूभाग वाले एरिया में जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और हवा के ऊपर चले जाने से उस भाग में बनता है दोस्तों क्या, उस भाग में बन जाता है निम्न वायुदाब। ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि जो निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं, इसे भरने के लिए आप लोग देखते हैं कि अब यहां पर लो प्रेशर बन गया। इस एरिया में आप देखते हैं कि लो प्रेशर बन गया, जमीन गर्म थी और इसके ऊपर थी हवा। जमीन गर्म होने की वजह से जो हवा इस एरिया में थी वो ऊपर चली गई। हवा के ऊपर जाने से इस क्षेत्र में बन गया क्या दोस्तों, इस क्षेत्र में बन गया हमारा निम्न वायुदाब। अब निम्न वायुदाब बन गया, फिर क्या होगा दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे जो जल स्रोत हैं, मान लीजिए कि नदी की तरफ हमारी हवाएं हैं, नालों पर हमारी हवाएं हैं, तालाबों में हमारी तालाब के ऊपर हमारी हवा है, वहां का जो थोड़ा सा वहां की जो हवा है वो ठंडी रहेगी, है ना। आपको पता है वहां की जो हवा है वो ठंडी रहेगी क्योंकि वहां पर पानी है नीचे, दिख रहा है ना आपको, जी हाँ, है ना। अब आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जमीन के गर्म होने की वजह से हवा ऊपर चली गई, इस एरिया में बन गया निम्न वायुदाब। और आप देखते हैं कि जो निम्न वायुदाब था, इसको भरने के लिए आप लोग देखते हैं कि जो निम्न वायुदाब था ना, इसको भरने के लिए अब आप देखते हैं कि यहां से निम्न वायुदाब को भरने के लिए आप देखते हैं कि पानी के जो स्रोत थे ना, वहां से आप देखते हैं कि हवाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो जो हमारा पानी वाला स्रोत था दोस्तों, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर जो प्रेशर बनता है उसे कहा जाता है हाई वायुदाब या फिर उच्च वायुदाब। ठीक है। तो जो जमीन गर्म है और उस जमीन गर्म होने की वजह से जो हवा ऊपर चली जाती है दोस्तों, उस हवा के ऊपर चले जाने के बाद उस एरिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें दिखता है निम्न वायुदाब। जो क्षेत्र हमारा ठंडा है जहां पर आप देखते हैं कि नदी नालों का हमारा स्रोत है, उसके ऊपर आप देखते हैं कि हवा है वो अपेक्षाकृत ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से वहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, उच्च वायुदाब हमें देखने को मिलता है। और आप क्या देखते हैं कि ज्यादा गर्मी की वजह से हमें बनता हुआ दिखता है निम्न वायुदाब। जहां ज्यादा गर्मी है वहां हमेशा निम्न वायुदाब है, और कम गर्मी की वजह से हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें दिखता है उच्च वायुदाब। और हमेशा याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा दोस्तों, कि जो हवा होती है, जितनी भी हमारी हवाएं चलती हैं, है ना, दुनिया में जितनी भी हमारी हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। समझ में आया? उच्च वायुदाब क्या है और निम्न वायुदाब क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना। जमीन गर्म है, जमीन के गर्म होने की वजह से जो उसके ऊपर हवा है वो ऊपर चली जाएगी, वहां पर बन जाएगा क्या दोस्त, वहां पर बन जाएगा निम्न वायुदाब। और ऐसे हमारे क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं कि जल स्रोत है ना,
वहां पर कम गर्मी है, तो जो कम गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर होता है हमारा उच्च वायुदाब, और हवा जो हमेशा होती है दोस्तों वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बना है, निम्न वायुदाब बना है, और ये हाई प्रेशर है, तो यहां पर आप देखते हैं कि हवाएं इस तरफ आनी शुरू होंगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देखते हैं कि पूरा का पूरा हमारा हवा का जो चलने का स्वरूप होता है कुछ इस तरीके से होता है। जमीन हुई गर्म, जमीन के गर्म होने की वजह से यहाँ की हवा ऊपर चली गई, है ना, और इसके बाद यहाँ पर बन गया दोस्तों क्या, निम्न वायुदाब। अब निम्न वायुदाब यहाँ पर बन गया, अब इस वजह से हम देखते हैं कि दोस्तों जो दूसरा क्षेत्र है जहां पर कम गर्मी है वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उच्च वायुदाब है, और हवा जो है हमेशा वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ है, तो उस वहां से उस क्षेत्र की तरफ से जो हवाएं होंगी वो जमीनी वाले एरिया में आना, यहां पर वायु आनी आप देखते हैं कि शुरू कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां तक तो हमने पूरी कहानी को बहुत सरलतम तरीके से देख लिया कि भैया उच्च वायुदाब कहां दिखेगा दोस्तों, कम गर्म वाले क्षेत्र में दिखेगा, और निम्न वायुदाब जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जमीन बहुत गर्म होगी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्मी का मान लीजिए कि समय है ना, मान लीजिए कि गर्मी का समय है, मई का महीना आप देखते हैं कि हो रहा है, ठीक है, और मई के महीने में अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर ज्यादा हमें गर्मी देखने को मिलेगी, क्या हमें उत्तर भारत में देखने को मिलेगी ज्यादा गर्मी, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, मई का महीना है, जून का महीना है मान लीजिए, तो इस समय ज्यादा गर्मी कहां पर है, आप सभी को पता है कि जो हमारा उत्तर भारत है, यूपी बिहार राजस्थान, है ना, इस क्षेत्र में ज्यादा हमें गर्मी दिखेगी। तो जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर निम्न वायुदाब होता है। पता है ना आपको, जी हाँ, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां आपको पता है कि निम्न वायुदाब बनेगा, है ना। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर हमारा मई का महीना है, तो अगर हम लोग देखें कि गर्मी कहां पर ज्यादा है, तो वो हमारे उत्तर भारत में ज्यादा है, और उत्तर भारत में गर्मी की वजह से जो धरती है वो गर्म हो जाएगी, और धरती के गर्म होने की वजह से जो यहाँ की हवाएं वो ऊपर चली जाएंगी, और इसी वजह से यहाँ पर बन जाएगा निम्न वायुदाब। अब यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब बन गया। फिर आप देखते हैं कि भैया जी जो हमारा दक्षिण भारत है, ये गर्मी के महीने में भी आप देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ठंडा होगा, है ना, और जहां पर थोड़ा ठंडा होता है दोस्तों वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर उच्च वायुदाब बनेगा। तो दक्षिण भारत है जो समुद्र के पास है दोस्तों, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर आपको क्या दिख जाता है, वहां पर आपको उच्च वायुदाब बनता हुआ दिखता है। अब उच्च वायुदाब यहां पर बना है ना, ये हमारा क्या है दोस्तों, उच्च वायुदाब। और आप सभी को पता है कि जो हमारी हवाएं होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। तो समुद्र से हमारी हवाएं चलनी शुरू होंगी, और ये समुद्र से जो आने वाली हवाएं हैं ये अपने अंदर क्या रखेंगी, बादलों में पानी रखेंगी, और जब ये उत्तर भारत में आएंगी तो बारिश भी हमें कराती हुई दिखेंगी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में मौसम परिवर्तित होते हैं, वो हवाओं की वजह से होते हैं, और हवा किस तरीके से ट्रेवल करती है वो हमने देखा कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से, जो थोड़े कम गर्म इलाके होते हैं वहां से ज्यादा गर्म इलाके निम्न वायुदाब वाले एरिया में हमें जाती हुई दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे मान लो भैया ठंडी का समय है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कि हवा ठंड के समय में किस तरीके से ट्रेवल करेगी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं कि भैया जी ठंड का समय है, मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी चल रही है। अब अगर दिसंबर जनवरी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि कहां पर ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, है ना, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा उत्तर भारत, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा दक्षिण भारत। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मान लीजिए दिसंबर का महीना है, और इस दिसंबर के महीने में भैया जी ठंड कहां पर देखने को ज्यादा मिलेगी, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में, जल्दी बताइए, ठंड कहां देखने को ज्यादा मिलेगी। आप सभी को पता है दोस्तों कि दिसंबर का महीना होगा, ठंड का समय होगा, तो ठंड के समय में आप सभी को पता है कि उत्तर भारत क्या होगा दोस्तों, हमारा ठंडा होगा, उत्तर भारत ठंडा होगा, है ना। और जो ठंडा होता है यहां पर आप देखते हैं कि यहां का टेम्परेचर आपको दिखता है कि 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, है ना, और वहीं आप देखते हैं कि जो दक्षिण भारत होगा वहां 20-25 डिग्री, यहां गर्मी ज्यादा होगी, है ना, ठंड के समय में भी ये थोड़ा गर्म होगा, और हमारा जो यूपी बिहार उत्तर भारत का इलाका है वो थोड़ा आपको ठंडा दिखेगा। तो दिसंबर का महीना है, उत्तर भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों यहां पर ठंड ज्यादा है, और जहां पर ठंड ज्यादा होती है, जो कम गर्म होता है, वहां पर उच्च वायुदाब होगा। पता है ना आपको, जी हाँ। तो अगर दिसंबर का महीना हम ले लेते हैं, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उच्च भारत है ना, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है दोस्तों, वहां पर हमें हाई प्रेशर बनता हुआ दिखेगा।
क्योंकि दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि ये थोड़ा गर्म है ना। तो आप देखते हैं कि यहां से फिर क्या होता है दोस्तों, सर्दी के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सर्दी के समय में जो हमारी हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आपको जाती हुई दिखती हैं। क्या करती हैं, सर्दी के समय में हमारी जो हवाएं होती हैं वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाती हैं। क्योंकि ये आपको दिखता है, क्योंकि हमारी जो उत्तर भारत में समुद्र नहीं है ना, और ये जमीनी क्षेत्र से आती हैं, तो जब ये हवाएं पहुंचती हैं दक्षिण भारत में, आपको दिखता है क्योंकि जमीन से आ रही होती हैं तो उनमें नमी नहीं होती और इनमें बारिश हमें आती हुई नहीं दिखती। समझ में आया? तो अब तक हमने हवा का ट्रेवल करना किस तरीके से होता है वो समझा। हमारी जो हवा हमेशा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और जहां पर ठंडी कम होगी वहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों क्या होगा, वहां पर उच्च वायुदाब होगा। जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर निम्न वायुदाब होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, कहानी को और अच्छे तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हवा किस तरीके से ट्रेवल करती है वो तो हमने समझ लिया। अब सर्दी गर्मी किस तरीके से बनेंगी उनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातों को अच्छे तरीके से जानेंगे। और वो क्या है, वो ये है कि भाई किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप लोग किसी भी क्षेत्र की जलवायु को देखते हैं तो उसकी जलवायु टिकी होती है किन चीजों पर दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की जलवायु टिकी होती है दोस्तों 6 चीजों पर। सबसे पहले अक्षांश। अभी अक्षांश क्या है वो देखेंगे। तुंगता यानी कि ऊंचाई पर, कि अगर वो ज्यादा ऊंचा है तो वहां की जलवायु अलग होगी, नीचे है तो वहां की जलवायु अलग होगी। वायुदाब की वजह से जलवायु अलग अलग होती है, पवन तंत्र की वजह से, हवाओं के बहने की वजह से भी जलवायु अलग होती है, समुद्र से दूरी होने की वजह से, महासागरीय धाराएं होने की वजह से, और उच्चवाचव लक्षण। तो ये कुछ 6 तरीके हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, जो किसी भी जलवायु को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक कर इन सभी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु यहां पर रखा जा रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं अक्षांश। ठीक है, अभी अक्षांश क्या है इसको समझिए। देखिए जो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप देखते हैं कि दोस्तों मनुष्य के द्वारा कुछ काल्पनिक रेखाएं आप देखते हैं कि बनाई गई हैं। जो रेखाएं आपको दिखता है दोस्तों, लेटी हुई रेखाएं मानी जाती हैं, जो बिल्कुल सीधी रेखाएं मानी जाती हैं, जो लेटी हुई हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो लेटी हुई रेखाएं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं लेटी हुई रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और जो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं बेटा, जो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उनको हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना। अब दोस्तों यहां तक तो हमें पता है कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, है ना, आप देखते हैं कि जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं ये क्या करती हैं दोस्तों, ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आप देखें कि ये है हमारा सूरज, ठीक है दोस्तों, और सूरज से अगर मैं देखता हूं दोस्तों ऐसा हमारा क्षेत्र होगा, है ना। अगर आप देखें दोस्तों, जो सूरज से ऐसा हमारा क्षेत्र होगा, जो क्या होगा दोस्तों, जो सूरज के एकदम सीध में, सूरज की किरणें जिस क्षेत्र में बिल्कुल सीधी पड़ रही होंगी, जैसे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ, है ना। अगर आप लोग देखें दोस्तों, सूरज से जिसकी किरणें, सूरज की किरणें जिस क्षेत्र में बिल्कुल सीधी पड़ रही होंगी, है ना, वो आपको क्या दिखेगा दोस्तों, वो आपको थोड़ा गर्म क्षेत्र दिखेगा। और वहीं अगर आप लोग देखें कि यहां पर भी सूरज की रोशनी जा रही है लेकिन सीधी नहीं जा रही, है ना, तो आप देखते हैं कि ये थोड़ा आपको ठंडा इलाका दिख जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये आपको थोड़ा ठंडा इलाका दिखेगा। तो जो सूरज की रोशनी है, आप देखते हैं कि जो हमारे सूरज की रोशनी है ना, जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, कि अगर वो सीधे संपर्क में है, बिल्कुल सीधा आ रही है, तो आप देखते हैं, है ना, देखिए जैसे अगर आप देखते हैं कि जो हमारी सूरज की रोशनी है, जो इस पूरे क्षेत्र में आपको बिल्कुल सीधी दिखती है, भूमध्य रेखा हुई, हमारी कर्क रेखा हुई, मकर रेखा हुई, इस क्षेत्र में बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो ये क्षेत्र ज्यादा आपको गर्म दिखता है। अपेक्षाकृत ये वाला जो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ती है, जैसे हमारा आप देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ, इन क्षेत्रों में सीधी रोशनी नहीं पड़ती, तो इसी वजह से ये क्षेत्र थोड़े ठंडे रहते हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि हमें थोड़े गर्म क्षेत्र देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु अक्षांश की वजह से भी आपको प्रभावित होती हुई दिखती है। तो जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है वो क्षेत्र ज्यादा गर्म रहते हैं, और जहां रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, रोशनी तो है वहां पर लेकिन ज्यादा सीधी नहीं आ रही, तो वो थोड़े ठंडे क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो अक्षांश की वजह से भी किसी भी क्षेत्र की आप देखते हैं कि जो जलवायु है वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। जहां सूरज की रोशनी सीधी है भैया, वहां पर हम देखते हैं कि दोस्तों गर्मी है, और जहां सीधी नहीं आ रही वहां ठंड देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है ना दोस्तों, वो ऊंचाई की ओर से भी आप लोग देखते हैं कि हमें अलग तरीके से देखने को मिलती है। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है और आपको इसका आंसर पेश करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि आप इन पहाड़ों के ऊपर हैं, ठीक है, और पहाड़ों के पास ही आप देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये मैदानी भाग दिख रहा है,
ठीक है। तो अगर आप पहाड़ पर होंगे तो आप देखते हैं कि दोस्तों वहां पर जो हमारी वायुमंडल की सघनता है वो कम हो जाएगी, है ना। एयर प्रेशर आप देखते हैं कि दोस्तों वहां पर हमें कम होता हुआ दिखेगा, और एयर प्रेशर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद होगा। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर आपको क्या दिखेगा दोस्तों, वहां पर हमें ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी ऊंचाई पर होने की वजह से। और वहीं पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अगर आप लोग मैदान में हैं तो आपको क्या दिखेगा दोस्तों, मैदान में आपको क्या दिखेगा दोस्तों, वहां पर आपको सामान्य तापमान देखने को मिलेगा, है ना। कि भैया मान लीजिए कि अगर ये महीना है दोस्तों किस चीज का, अगर ये महीना है अक्टूबर का एग्जाम्पल के तौर पर, और अक्टूबर के महीने में मान लीजिए कि मैं पहाड़ों पर चला गया तो मुझे पहाड़ों में ठंड लगेगी, वहां बर्फ की उपस्थिति होगी। वहीं उसी अक्टूबर के महीने में अगर मैं मैदान में हूं तो मुझे बिल्कुल सामान्य सा तापमान लगेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर आप किसी क्षेत्र में ऊपर चले जाते हैं, है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की जलवायु आपको अलग दिखेगी, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान आपको क्या दिखेगा दोस्तों, आपको दिखता है कि कम दिखेगा, और मैदानी भागों में आपको क्या दिखता है दोस्तों, तापमान आपको ज्यादा दिखेगा। तो ऊंचाई भी क्या करती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं किसी क्षेत्र के अंतर्गत वहां की जो जलवायु होती है वो आपको अलग करती हुई दिखती है। अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में है, ऊंचाई पर है, तो वहां की जलवायु अलग होगी, सामान्य क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तो वहां की जलवायु हमें अलग देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बिंदु जो हमारे सामने रखा जा रहा है वो क्या है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वो है कि वायुदाब या फिर पवन तंत्र। आप देखते हैं कि जो हमारी ये हवा है, अगर आप देखें कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हवाएं बहुत तेजी के साथ बहती हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा इलाका है जो आप देखते हैं कि दोस्तों जहां पर हवा बहुत ज्यादा तेजी के साथ बहती है, तो जहां पर तेज ज्यादा हवा बहेगी तो वहां का तापमान आप लोग क्या देखते हैं कि वहां का जो जलवायु होगी वो आपको क्या दिखेगी दोस्तों, वहां की जलवायु आपको अलग देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग देखें कि अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें तो भारत के मानचित्र में जो हमारा गुजरात राज्य हुआ, राजस्थान राज्य हुआ, यहाँ पर तेज तेज हवाएं चलती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें किस चीज की दोस्तों, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अपने क्या है दोस्तों, नागालैंड की, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने असम की, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने बिहार की, तो इन राज्यों में ज्यादा तेज हवाएं देखने को नहीं मिलती हैं, है ना। तो जिन क्षेत्रों में ज्यादा तेज हवाएं हैं वहां की जलवायु थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, यहाँ का मौसम आपको थोड़ा सुहाना सुहाना सा मिलेगा। वहीं जहां पर आप देखते हैं कि हवा तेज नहीं चल रही है ना, वायु ज्यादा तेजी के साथ प्रवाह नहीं हो रही है, तो वहां की जलवायु अलग मिलेगी। तो जलवायु क्यों किस क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलती है, हमने देखा था ना हमारे भारत में पूरे देश में एक जैसी जलवायु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्र का कुछ देश का हिस्सा पहाड़ों में है तो वहां की जलवायु ऊंचाई की वजह से अलग है, कुछ क्षेत्र का हिस्सा मैदानी रूप में है तो उस वजह से वहां की जलवायु अलग है। ऐसे ही हमने देखा क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा आप देखते हैं कि वो सीधा पड़ता है, वहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, तो उस वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा है। भारत के कुछ हिस्से में सीधी रोशनी नहीं पड़ती है सूरज की, तो इस वजह से वहां पर हमें ठंड ज्यादा देखने को मिल जाती है। और हवाओं के बहाव की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि भारत में हमें हमारी जो जलवायु है वो हमें अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहानी को और रोचक तरीके से समझते हैं। यहां पर लिखा है कि समुद्र से दूरी, है ना, किसी भी क्षेत्र की जलवायु दोस्तों क्या है, समुद्र की दूरी पर भी आप देखते हैं कि टिकी होती है। अगर मान लीजिए कि आप समुद्र के समीप हैं, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखें, मान लीजिए कि अगर आप लोग दक्षिण भारत के पास हैं, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, आप केरल में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, आप कर्नाटका में हैं, आप देखता है दोस्तों कि आप मुख्य तौर पर हमारे महाराष्ट्र में है ना, गुजरात में है, ठीक। अगर आप लोग इन राज्यों के आसपास हैं, आंध्र प्रदेश के आसपास हैं, जो समुद्र के पास हैं, तो यहां पर आप देखते हैं कि जो यहां का मौसम है वो सुहाना होगा। वहीं ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से दूर हैं वहां पर आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा गर्मी देखने को मिल जाती है ना। तो बस यही बात आपको बताई गई है कि अगर आप लोग समुद्र के नजदीक होंगे तो वहां का मौसम एक जैसा ही रहता है, ठीक है। समुद्र से जितना दूर आप चले जाते हैं आपका मौसम असमान होता चला जाता है। तो समुद्र में है ना, समुद्र के अगर आप पास हैं तो देखते हैं, अगर आप मुंबई का अगर आपने मौसम सुना होगा, लोग कहते हैं वहां का मौसम साल भर एक जैसा ही रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, है ना। तो भारत के अधिकतर ये राज्य समुद्र के पास हैं, इसी वजह से यहाँ का तापमान साल भर समान रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं, जैसे जैसे आप उत्तर भारत की तरफ आएंगे वैसे वैसे आपको गर्मी बढ़ती हुई दिखेगी, और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको और ठंड, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग देखें चेन्नई का जो मौसम है दोस्तों, है ना, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ पर साल भर एक जैसा ही मौसम रहता है। लेकिन दिल्ली में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कई बार हमारे देश के राजधानी दिल्ली में हम देखते हैं कि हमें एक साल में ही अलग अलग ऋतुएं देखने को मिल जाती हैं। तो मौसम की जो विषमता है ये क्या है दोस्तों, इसी को हम लोग महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं, कि मौसम का ये जो अलग अलग रूप होता है ना देखने को मिलता है समुद्र की वजह से, इसी को हम लोग महाद्वीपीय अवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। तो क्यों किसी क्षेत्र की जलवायु अलग अलग हो जाती है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऊंचाई की वजह से, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों किस वजह से,
समुद्र से नजदीकी होने की वजह, समुद्र से दूरी होने की वजह से। उसी के साथ हमने डिस्कस किया किसके साथ दोस्तों, कि समुद्र सूरज की सीधी रोशनी पड़ने की वजह से। अब यहाँ पर एक और हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महासागरीय धाराएं। अब ये महासागरीय धाराएं क्या है, इसको देखिए। देखिए ये जो धारा है ना, ये जो हमारा पानी है, ये समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं तथा तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। किसी तटीय क्षेत्र के पास यदि गर्म जल धारा बहती है और वहां की जलवायु दिशा समुद्र के तट की ओर है, तो वो तटीय गर्म हो जाता है। देखिए जो हमारा समुद्र है ना दोस्तों, अगर आप लोग देखें, हमारे समुद्र के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि जो पानी होता है, कुछ उसका जो भाग है वहां पर अगर आप देखें दोस्तों कि कुछ क्षेत्र जो है हमारे समुद्र का, जो कुछ भाग आपको दिखता है दोस्तों, उसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि एक जैसा ही पानी दिखता है। कुछ भाग में आपको क्या दिखता है दोस्तों, आपको गर्म तरंगे या फिर गर्म धारा दिख जाती है, जो वहां पर जहां का पानी गर्म होगा, और कुछ है दोस्तों जहां का पानी आप देखते हैं कि हमें ठंडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्षेत्र, समुद्र के किनारे ऐसा हमारा क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं कि ठंडी धाराएं हैं, तो वहां का क्षेत्र आप देखते हैं कि दोस्तों कैसा होगा, वहां का क्षेत्र थोड़ा ठंडा होगा। वहीं ऐसा हमारा समुद्र के पास का क्षेत्र जहां पर गर्म धारा बहती है, तो वहां पर आपको थोड़ी गर्मी देखने को मिल जाती है। बस यही बात बताई गई है कि जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। अगर आप समुद्र के पास हैं, लेकिन समुद्र के पास जो आप हैं वहां पर अगर ठंडी धाराएं हैं, तो वो वाला एरिया थोड़ा ठंडा होगा। वहीं अगर आप लोग समुद्र के पास है लेकिन वहां पर गर्म धारा बहती है, तो आप देखते हैं कि दोस्तों वहां पर आपको थोड़ी गर्म, आपको क्या है, गर्मी का स्वरूप देखने को मिलेगा। और समुद्र की जलवायु है, और उसी के साथ साथ जलवायु को आप देखते हैं दोस्तों प्रभावित करने का एक और तरीका वो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं उच्चवाचव। उच्चवाचव का मतलब है कि ऊंचे पर्वत जो है दोस्तों, है ना, आप देखते हैं कि गर्म वायु को अवशोषित कर लेते हैं। यदि वर्षा आने वाली वायु किसी ऊंचे पर्वत से टकराती है, तो उस क्षेत्र में आप देखते हैं कि वर्षा होती है, और पर्वतों के प्रमुख अपेक्षाकृत सूखे हमें देखने को मिलते हैं, और इसी क्षेत्र को हम लोग वर्षा क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों उच्चवाचव का मतलब क्या है दोस्तों, उच्चवाचव का मतलब है कि हमारे पूरे भारत के अंतर्गत जो हमारी धरती है ना, वो समान तरीके से नहीं है। हमारे पूरे भारत में हमें मैदान नहीं दिखते, हमारे पूरे भारत में हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलते, हमारे पूरे भारत में हमें आपको दिखता है कि तटीय द्वीप देखने को नहीं मिलते। तो क्योंकि भारत के अंदर अगर आप लोग देखें, जो हमारे देश की भूमि है वो अलग अलग तरीकों से बटी हुई है। पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान है ना, कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ एकदम समतल है। तो ऊंचाई की वजह से, समतल होने की वजह से, है ना, आप देखते हैं कि इस वजह से भी हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं जो जलवायु है वो हमें पूरे तौर पर क्या है, अलग देखने को मिलती है। और जब आप देखते हैं कि दोस्तों, जब पहाड़ों की वजह से आप देखते हैं कि जो बादल होते हैं वो किसी एरिया में नहीं आ पाते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से जब बादल किसी एरिया में नहीं आ पाते हैं और वो एरिया आपको दिखता है कि वहां पर बारिश नहीं आती है, वो सूखा पड़ जाता है, तो उसे वर्षा छाया के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो दोस्तों हमने ये समझा कि मुख्य तौर पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमने हर बिंदु को समझा है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जो मॉनसून शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मॉनसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मौसम शब्द से हुई है। ये मौसम शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये जो मौसम शब्द है दोस्तों, आप देखते हैं कि अरबी भाषा से लिया गया है। अगला सवाल है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लंबे समय अवधि तक आप देखते हैं कि जो हमारी क्या देखते हैं कि मौसम की अवस्था होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो लंबे समय तक हमारी मौसम की अवस्था होती है दोस्तों, उसको हम लोग जलवायु के नाम से पुकारते हैं। ठीक, अगला सवाल है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहा जाता है। कि एक विशेष समय में, छोटे समय की जो हमारी क्या है दोस्तों वायुमंडलीय अवस्था है, उसे हम लोग मौसम के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए स्थानों में विश्व में सबसे अधिक बारिश कहां पर होती है। दिए गए ऑप्शंस में से दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, तो वो है दोस्तों हमारा मेघालय राज्य का क्षेत्र, जिसका नाम है मौसिनराम। और यहां पर आप देखते हैं कि एक साल में लगभग 400 सेंटीमीटर, है ना। और इस क्षेत्र में तो दोस्तों बदल जाता है, कभी कभार आप देखते हैं कि 750 800 सेंटीमीटर के आसपास भी हमें बारिश होते हुए दिख जाती है। तो सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में मेघालय के मौसिनराम इलाके में देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को, इसको तो हमने डिस्कस किया है ना, तो है ना, यहां तक हमने डिस्कस किया है दोस्तों। और क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं आप सभी का शुक्रिया। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारा जलवायु वाला काफी इंटरेस्टिंग अध्याय था। अधिकतर बच्चे इसके अंदर होते हैं कंफ्यूज कि जलवायु में हवाएं किस तरीके से प्रवाह करती हैं, किस तरीके से हमारे भारत की जलवायु अलग अलग है, इनके अलग होने के क्या कारण है, उसको हमने डिस्कस किया।
ये जलवायु वाला चैप्टर का आज हमने लेक्चर नंबर 1 किया है। अपने नए लेक्चर में हम लोग जो अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर जो हमारी ये ऋतुएं होती हैं, सर्दी हुई, गर्मी हुई, इनकी फॉर्मेशन ये कैसे निर्मित होती हैं, इनकी पूरी की पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे। आशा है दोस्तों कि ये जो हमारी आज की क्लास रही आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे डिस्कस। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।